हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे। यानी कि हम लोग चौथे नंबर चैप्टर यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा को पढ़ रहे थे जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यदि आप लोग मेरा पिछला 3 वीडियो देखे होंगे विद्युत धारा वाला, तो उसमें हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे वैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पिछला तीनों वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको यह चौथा पार्ट का वीडियो समझ में आएगा। लेकिन यदि आप लोग पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चौथा पार्ट का वीडियो हो सकता है कि ना समझ में आए। तो चलिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आपको जरूर देख लेना है। और यदि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें यहाँ पर समाप्त किए थे। यानी कि हम पिछले वीडियो में सबसे लास्ट में आपको बताए थे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। दूसरा बताए थे कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। उसके बाद तीसरा बताए थे कि चालक के प्रकृति पर। और चौथा बताए थे कि चालक के ताप पर। यह चारों बात हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए थे और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताए थे। आज हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। यहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले के सारे प्रश्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और यहाँ के बाद से जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, हम लोग जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि अगर आपसे कोई विशिष्ट प्रतिरोध बोल दे या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता बोल दे, दोनों एक ही चीज होता है। ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो बता देना है और विशिष्ट प्रतिरोधकता बोल दे तो आप सोचने लग जाइएगा कि सर तो विशिष्ट प्रतिरोधकता बताए ही नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। तो नहीं, दोनों एक ही चीज होता है। चाहे तो प्रतिरोध बोल दे या फिर प्रतिरोधकता बोल दे, दोनों एक ही चीज होता है। तो चलिए, इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे। चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है। एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई कहने का मतलब, पहले तो आप लोग चालक का मतलब समझ लीजिए। चालक का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि जिससे होकर के उसमें या विद्युत प्रवाहित होता है। तो चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल मतलब कोई इकाई क्षेत्रफल ले ले जहां पर क्षेत्रफल क्या है, नियत है, फिक्स है, और एकांक लंबाई भी ले ले जहां पर लंबाई भी फिक्स है, और उन दोनों का जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अभी हम आपको निकाल करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसका एसआई मात्रक ओम मीटर निकालेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कहने का मतलब हम आपको पिछले दिन बताए थे कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, आपको याद होगा। तो चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए, अब किस प्रकार से एसआई मात्रक निकालेंगे हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर रहा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कल हम आपको यह वाला तो बता दिए थे, आर वेरीज एल। आर वेरीज एल कहने का मतलब होता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। और आर वेरीज ओवन बाई ए कहने का मतलब होता है कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तभी तो व्युत्क्रमानुपाती में हम आपको बताए थे कि ओवन बटा हो जाता है। और क्षेत्रफल जहां पर ए क्या है, ए कहने का मतलब एरिया हो गया यानी कि क्षेत्रफल हो गया, एल कहने का मतलब कि लेंथ यानी कि लंबाई हो गया, और आर कहने का मतलब रेसिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है। एक एक बात हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं। और यहां तक यानी कि यह वाला फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे कि रो बराबर आर ए बाई एल होता है। यह वाला तो हम आपको बता दिए थे। और इस पर एक प्रश्न भी बताए थे, आपको याद होगा कि इस पर एक प्रश्न बताए थे कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाए
और यदि खींचने के पहले उस चालक का प्रतिरोध 12 ओम है तो खींचने के बाद उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। और उसमें हम आपको बताए थे कि यदि आपको सिंपल तरीके से निकालना है तो बस आपको 4 से गुना कर देना है। यानी कि खींचने के पहले यदि चालक का प्रतिरोध 12 ओम है तो खींचने के बाद उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 ओम हो जाएगा। यह वाला डिफिनेशन से ही बताए थे, RA/L। ठीक है, रो बराबर RA/L। यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यह वाला तो बात आप लोग जानते हैं कि R वेरिज L और R वेरिज O1/A। अभी हम आपको बताए कि चालक का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, उसको हम लोग R वेरिज L लिखते हैं, और उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R वेरिज O1/A होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब यदि हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे, R वेरिज L और R वेरिज O1/A को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, R वेरिज L/A मिलेगा, क्योंकि A जो नीचे है और जहां पर O1 है उसके जगह पर अब L आ जाएगा तो R वेरिज L/A हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं, R वेरिज L/A। अब देखिए, यदि हम लोग वेरिज को हटाएंगे तो वेरिज के जगह पर एक नियतांक आएगा, उस नियतांक का नाम रहेगा रो। रो के बारे में हम आपको बताए हैं कि रो का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, और जो रो होता है ना, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो अगर आपसे फिजिक्स में कोई पूछता है कि रो बराबर क्या होता है, तो रो का मतलब आपको बताना है कि रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। मैथ का बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का बात कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में अगर आपसे कोई रो का मतलब पूछता है तो आपको यही बताना है कि रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि R बराबर रो L/A हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग रो को बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। रो को बाहर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो आप लोग इतना जानते होंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो R में A से गुना होगा तो क्या हो गया, RA हो गया, और जो L ऊपर में था वह नीचे चला आ जाएगा। तो रो बराबर क्या होगा, RA/L हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए, रो बराबर RA/L हो गया। जहां पर R क्या है, पहले आप लोग इसका मतलब समझिए तभी आपको समझ में आएगा। जहां पर R क्या है तो R रेसिस्टेंस है, A क्या है, A एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, और L क्या है तो L यहां पर लेंथ है यानी कि लंबाई है। तो R कहने का मतलब जब रेसिस्टेंस हो गया तो रेसिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो R के जगह पर हम लोग ओम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, ओम लिख दिए। तो रो बराबर ओम। और एरिया के जगह पर हम लोग मीटर स्क्वायर लिख दिए, और लेंथ के जगह पर हम लोग मीटर लिख दिए। सभी का जो SI मात्रक होता है ना, उसी को हम लोग लिख दिए हैं। तो अब RA/L के जगह पर क्या हो गया, रो बराबर ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऊपर में मीटर स्क्वायर है और नीचे में मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में जब मीटर स्क्वायर है इसका मतलब कि 2 मीटर है। तो एक नीचे वाला मीटर से हम स्क्वायर को काट दिए, तो अब क्या बच गया, ओम मीटर बच गया। इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और यही जो ओम मीटर निकल करके आया, यह विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक हो गया। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ गए। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। पहले आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा तो आपको याद हो जाएगा। अब किस प्रकार से ओम मीटर हम निकाल करके आपको बताए, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर R वेरिज L और R वेरिज O1/A कैसे हो गया। R वेरिज L कहने का मतलब हो गया कि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, और R वेरिज O1/A कहने का मतलब हो गया कि प्रतिरोध जो होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि दोनों को मिलाएंगे तो R वेरिज L/A हो जाएगा। R वेरिज L और R वेरिज O1/A को मिलाएंगे तो R वेरिज L/A हो जाएगा। और यदि हम लोग अब वेरिज को हटाएंगे तो वेरिज के जगह पर यदि हम लोग बराबर लगाएंगे तो इसके बदले में हमको रो लगाना पड़ेगा, जो कि एक नियतांक होता है। और जो रो होता है उसका साइन इस प्रकार से होता है, और जो यह रो है इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, यदि विशिष्ट प्रतिरोध को हमें सिंबल से व्यक्त करना पड़े तो हम लोग रो से ही व्यक्त करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर R वेरिज L/A के बदले में R बराबर रो L/A हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रो को बाहर निकालेंगे तो रो बराबर RA/L हो गया।
क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर में ए से गुना होगा और एल नीचे आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर निकल करके हमारा आ गया, रो बराबर आर ए बाई एल निकल करके आ गया, जहाँ पर आर क्या है, रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, ए क्या है, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, और एल क्या है, लंबाई है यानी कि लेंथ है। तो अब तीनों का एसआई मात्रक हम लोग लिख देंगे। जहाँ पर आर है उसके जगह पर आर का एसआई मात्रक यानी कि रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम लिख दिए, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो देख लीजिए, आर के जगह पर हम लोग ओम लिख दिए। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग मीटर स्क्वायर लिख दिए, और लेंथ के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, मीटर लिख दिए। तो आर ए बाई एल के जगह पर अब क्या आ गया, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर आ गया। तो जब ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर हो गया, ऊपर में मीटर स्क्वायर है और नीचे में सिर्फ मीटर है, तो स्क्वायर कहने का मतलब कि 2 मीटर है, मीटर गुने मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर हम काट दिए, यानी कि नीचे वाला मीटर से हम स्क्वायर को काट दिए। तो जब स्क्वायर कट गया तो ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ ओम मीटर बच गया। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और यही जो ओम मीटर निकल करके आया, यह रो का यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए, और विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के बीच जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कहने का मतलब और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यह बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद क्या आता है, विशिष्ट चालकता आता है। और विशिष्ट चालकता आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा जो हो गया ना, उसी को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका कोई परिभाषा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे विशिष्ट चालकता का परिभाषा, कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। बड़ा सिंपल परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टा को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। कैसे ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। रो बराबर हम आपको ऊपर में क्या बताए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या बताए, ओम मीटर बताए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक यही ने बताया कि ओम मीटर होता है। अब कह रहा है कि जो इसका उल्टा होगा उसी को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो इसका उल्टा हम लोग कैसे करेंगे, तो रो बराबर इधर ओम मीटर गुना में है, जब इसको भागा में करेंगे तो 1 बटा ओम हो जाएगा इंटू 1 बटा मीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा मीटर हो जाएगा। और जब 1 बटा ओम और 1 बटा मीटर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो यह 1 जो है वह यूनिवर्स में बदल जाएगा, यानी कि ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए कि इसका एसआई मात्रक ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स क्यों होता है, क्योंकि यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो यहां से आप लोग को 2 बात याद रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अगर आपसे पहला बात पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ओम मीटर बताना है। अगर दूसरा पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है और दोनों का परिभाषा आपको ध्यान रखना है, काफी सिंपल है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में तो हम आपको बताए कि एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के बीच जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और विशिष्ट चालकता का क्या परिभाषा हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। तो यहां से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए, यह दोनों प्रश्न पर किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, लिखें। तो इसका जवाब होगा ओम मीटर। अभी हम आपको बताएं कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग सोचने लग जाइएगा कि प्रतिरोधकता का क्या मतलब होता है। तो आपको सोचना नहीं है, अभी हम आपको बताएं कि चाहे तो प्रतिरोध रहे या फिर प्रतिरोधकता रहे, दोनों एक ही चीज होता है। चाहे तो प्रतिरोध रहे या प्रतिरोधकता रहे, दोनों सेम ही वर्ड है। दोनों का एसआई मात्रक ओम मीटर ही होगा। क्या होगा, ओम मीटर
ही होगा। और यदि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होगा। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद अगला आता है प्रतिरोध ताप गुणांक। काफ़ी आसान है, आप लोग बस ध्यान से समझिए। प्रतिरोध ताप गुणांक, पिछले दिन हम आपको बताए थे कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। यानी कि जब ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जब ताप घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी घटेगा। यह बात हम आपको पिछले दिन बताए थे। बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा करके लिखा गया है कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से, प्रति इकाई कहने का मतलब कि अगर 1 यूनिट भी ताप बढ़ाएंगे, अगर थोड़ा सा भी ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है उसमें भी आंशिक वृद्धि होगा। आंशिक कहने का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा सा। आंशिक कहने का मतलब बहुत थोड़ा सा होता है। तो यदि हम लोग थोड़ा सा भी ताप बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा ताप घटाएंगे तो थोड़ा सा ताप भी घटेगा। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आप लोग प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब तो समझ गए होंगे कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। कोई नया चीज नहीं है, इसके बारे में तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और यदि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ेगा और थोड़ा सा ताप घटाएंगे तो आंशिक वृद्धि होगा, यानी कि थोड़ा सा घटाव होगा। तो इसका मतलब यही हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है, जो हल्का सा वृद्धि होता है, उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। और प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। किसी से? अल्फा से सूचित करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिजिक्स हो रहा है। तो अगर आपसे मैथमेटिक्स में पूछता है कि अल्फा बराबर क्या होता है तो वो आपका जवाब होना चाहिए मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अल्फा किसको बोलते हैं तो आपका जवाब होगा कि प्रतिरोध ताप गुणांक को ही अल्फा बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से सूचित किया जाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 गुने 1/T होता है। जहां अल्फा बराबर क्या है? तो अल्फा बराबर तो प्रतिरोध ताप गुणांक है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से सूचित किया जाता है। RT, R कहने का मतलब कि रेसिस्टेंस हो गया और T कहने का मतलब टेम्परेचर हो गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें प्रतिरोध ताप गुणांक निकालने के लिए बोल देता है, तो अगर टेम्परेचर दिया हुआ रहे, रेसिस्टेंस दिया हुआ रहे, तो आप लोग अल्फा का मान नहीं निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है। तो सीधे अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर दीजिए, बड़े आराम से आप लोग अल्फा यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर के बनता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, यह निकेल तथा क्रोमियम से मिल करके बनता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाइक्रोम का मिश्र धातु कौन कौन है, तो आपको क्या बताना है? निकेल और क्रोमियम। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या चीज मिला करके नाइक्रोम का निर्माण किया जाता है, तो आपका जवाब होगा निकेल और क्रोमियम। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछता है, यह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, इसी में से खोज खोज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है। और यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ब खुद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसको MCQ बोलते हैं। और 50% जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो
तो हम आपको बता रहे हैं कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में क्यों नहीं होता है। तो इसका जवाब क्या होगा कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, यह निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर के बना है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब अभी हम आपको बताए कि अगर थोड़ा सा भी इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसके प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर नाइक्रोम का ताप थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर नाइक्रोम का ताप थोड़ा सा भी घटेगा तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। और जब भी प्रतिरोध बनता है तो वैसे पदार्थ का नहीं बनता है जिसका कि ताप बढ़े तो प्रतिरोध बढ़ जाए और ताप घटे तो उसका प्रतिरोध घट जाए। जो प्रतिरोध होता है ना, उसको प्रतिरोधकता फिक्स होना चाहिए, यानी कि चाहे तो ताप बढ़े या फिर ताप घटे, इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन नाइक्रोम ऐसा पदार्थ है कि यह प्रतिरोध ताप गुणांक इसका अधिक होता है, यानी कि इसका ताप अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि हो जाएगा। इसी कारण से इसका उपयोग जो होता है वह मानक प्रतिरोध में नहीं किया जाता है। तो यह बात आप लोग समझ गए होंगे कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध में क्यों नहीं होता है। तो क्योंकि नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जो कि निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बना है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब अभी हम आपको समझा दिए कि अगर ताप में आंशिक वृद्धि होगा तो प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होगा, ठीक है। और कभी भी प्रतिरोध वैसे पदार्थ का नहीं बनता है जिसका कि प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक हो, यानी कि प्रतिरोध जो होता है ना, उसका प्रतिरोधकता फिक्स होना चाहिए। चाहे तो ताप बढ़ जाए या फिर ताप घट जाए, उसका प्रतिरोध फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह एक मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। बस दो ही लाइन आपको ध्यान रखना है। नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह मिश्र धातु है जो कि निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर के बना है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। इस कारण से इसका उपयोग मानक प्रतिरोध में नहीं किया जाता है। तो यह वाला प्रश्न आप लोग भी समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है, इसको आप लोग समझ लीजिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, तथा लंबाई कितना है, 1 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है, 0.01 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक का प्रतिरोधकता कितना होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, अभी हम आपको बताए थे। काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रतिरोधकता आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे रो बराबर निकालना है, ठीक है। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो रो से सूचित करते हैं। और रो बराबर अभी हम आपको क्या फॉर्मूला बताए, RA/L बताए। अभी हम आपको बताए RA/L बताए, जहां पर R क्या है तो रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1 ओम। ए मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया, यानी कि क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। एल कहने का मतलब कि लंबाई हो गया, और लंबाई का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर। तो तीनों चीज़ हमारा तो दिया हुआ है, तो बड़े आराम से हम लोग नहीं निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए आर के जगह पर आर का वैल्यू रख देंगे। तो आर के जगह पर कितना वैल्यू है, प्रतिरोध हमारा 1 ओम दिया हुआ है, तो आर के जगह पर 1 लिख दिए। उसके बाद इंटू का साइन है तो गुना का साइन हम लोग दे दिए। अब उसके बाद ए है, ए कहने का मतलब कि एरिया, और एरिया प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 0.01 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 0.01 लिख दिए। और बटा में क्या हो गया, एल, एल मतलब क्या हो गया, लंबाई, और लंबाई प्रश्न में हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 0.01 बटा 1 हो जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, 0.01 बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 ओम मीटर। ओम मीटर कैसे हो गया, क्योंकि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो हम लोग जब आंसर लिख रहे हैं ना, तो वहां पर एसआई मात्रक तो लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 ओम मीटर। काफी आसान है, बस आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि रो बराबर यानी कि प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L, जहां पर R के जगह पर R का वैल्यू, A के जगह पर A का वैल्यू, L के जगह पर L का वैल्यू। R कहने का मतलब रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, A कहने का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो गया, L कहने का मतलब कि लेंथ यानी कि लंबाई हो गया। तो तीनों मिला करके आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो काफी आसान है। यदि आप लोग चीजों को पढ़े हुए हैं ना, तो फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यह बोलते हैं कि सर जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है वह हमसे बनता ही नहीं है। तो बनेगा कैसे, जब तक आप लोग चीज़ों को नहीं समझेंगे, फॉर्मूला नहीं जानेंगे, तब तक आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यानी कि सिंपल सा सूत्र आपको नहीं याद है, तो फिर आपको लगेगा कि यह कितना कड़ा न्यूमेरिकल है, कितना हार्ड प्रश्न है। तो यदि आप लोग को फॉर्मूला याद है तो फिर कोई भी प्रश्न आसान लगेगा। तो बस आपको जितना भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसको याद करते चलिएगा। अब चलिए
उसके बाद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है ओम का नियम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिकतर बार आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ओम का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। V बराबर आई आर, आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर आई आर, इसी को ओम का नियम बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है और इस क्लास में अगर ओम का नियम हम बताना शुरू कर दें तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले भी हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे थे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही था। और फिजिक्स ऐसा है कि फिजिक्स जब मूड फ्रेश होता है तब अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो चलिए, V बराबर आई आर यानी कि ओम का नियम हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। काफ़ी आसान है, इतने आसान तरीके से हम आपको ओम का नियम समझा देंगे कि आपको लगेगा कि इतना हल्का चीज़ इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। आपको यह लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर यह इतना हल्का है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इतना, यह तो इतना आसान है। तो इतना आसान तरीके से हम आपको बता देंगे। तो चलिए, बोर्ड मॉडल प्रश्न है यानी कि VVI प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में ओम के नियम से ही हम शुरू करेंगे और इसके आगे जो भी पार्ट बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक एक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया इसके बारे में भी बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।